इस लक्ष्य के साथ कि पिछले साल स्टूडेंट को 70 में 69 दिलवाया था, अब की बार इस सीरीज से 70 में 70 दिलवाऊंगा। और जब मैं इसका पहला क्लास लिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो मुझे लग रहा था कितना एमबीवीआई क्वेश्चन है, पता नहीं बच्चों को पसंद आएगा कि नहीं। बच्चों को तो बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन ताज्जुब की बात तो तब हो गई जब एक प्रोफेसर हमको कॉल करके बोले कि हमारा भतीजा आपका क्लास देखा और हमको दिखाया। उन्होंने कहा कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि हम बोर्ड के लिए ना बहुत पहले से क्वेश्चन सेट करते हैं हम लोग, और जो बोर्ड को जो क्वेश्चन सलाह जो देना होता है, भेजना होता है कि ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आए, वो सब भी भेजते हैं। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल एकदम बिल्कुल पैटर्न से है, ऐसे ही मेहनत करिए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया, मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं क्या कहूं। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी सर पटना खेमनीचक से, और अब की बार 70 में 70 मेरे यार के सीरीज का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पार्ट 2 है चैप्टर 1 का। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। अच्छा एक बात और, बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने बोला कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको मिल जाएगा एमिंग हाई ऐप पे, तो पुराना वाला ऐप इंस्टॉल नहीं करना, ये नीचे वाला नया ऐप है, इसको इंस्टॉल करना, उस पे बहुत सारा चीज मिलेगा। ओके, तो चलिए मेरे बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। एक चीज और, हम लोग का टेलीग्राम चैनल मेरे बच्चों टॉपर फिजिक्स के नाम से, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। ये व्हाट्सएप नंबर पे जितना भी क्वेश्चन है ना उसको लिख करके व्हाट्सएप पे शेयर करना है। और पार्ट 1 का जितने ही बच्चों ने भेजा है ना, वैसे पार्ट 1 जो नहीं देखें जाके देख लीजिएगा चैनल पे, तो जितने बच्चों ने भेजा है आंसर या क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर दिया, उनका मैं कम्युनिटी टैब में नाम डाल दिया हूं, तो आप जाके वो चेक कर लीजिएगा। और बस इसको कॉपी में लिख के, जो कॉपी बनाया 70 में 70 लिखते चलिए सारे क्वेश्चन को। पिछले पार्ट तक 20 क्वेश्चन किए थे, और नया वाला एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल करेगा, इसी व्हाट्सएप पे हमको भेजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए 21, पिछले क्लास तक 20 क्वेश्चन किए थे ना। पहला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। ध्यान दीजिए, जब कोई बॉडी निगेटिव चार्ज होता है, तो पहले समझिए कि बॉडी निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता कैसे है। तो आपको पता होगा कि किसी भी बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन होता है, और ये बॉडी चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब इस बॉडी से वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण वस्तु प्लस चार्ज, और जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन अंदर डाल देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण माइनस चार्ज हो जाता है। अच्छा एक बात और बच्चों, जो क्लास करवाते वक्त जो मैं एक्स्ट्रा चीज बताते जाता हूं ना, उसको भी कॉपी में लिखिएगा। ओके, तो जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वस्तु निगेटिव चार्ज हो जाता है। सोचिए तो जब वस्तु ऋण आवेशित होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन आता है, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो आप बताइए, ऐसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा ना, इंक्रीज होगा ना, बढ़ता है ना। समझ गए? तो जब कोई बॉडी निगेटिव चार्ज होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए द्रव्यमान बढ़ जाता है। ओके, पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो हल्का सा द्रव्यमान मास कमेगा। ओके, अच्छा कभी कभी पूछता है कि बॉडी को चार्ज करने का मेनली कारण क्या है, तो आप लोग समझ गए, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन अंदर या बाहर होता है, तो देखिए वही क्वेश्चन है, किसी वस्तु को आवेश का कारण, कॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ठीक है बच्चों, इन सारे क्वेश्चन को ना लिखते चलना कॉपी में, मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना है बच्चों, नाम में डालूंगा कम्युनिटी टैब में भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र r दूरी पर निर्भर करता है पॉइंट चार्ज के कारण। तो समझिए, देखिए मेरे बच्चों क्या होता है कि कोई पॉइंट चार्ज Q है, इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है KQ/r² होता है ना। तो आप खुद देखिए तो कि विद्युत क्षेत्र r² का ऐसे काम कर रहा है ना। देखिए तो या तो बोलिए r² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या 1/r² का डायरेक्टली, मतलब r² का व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती बोलिए, 1/r² का जो भी बोलिए, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? अगर ये फॉर्मूला पता था विद्युत क्षेत्र वाला तो ये भी निकल जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, पढ़िए। कह रहा है किसी आवेश से अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कितना होगा। तो भाई मेरे पास कोई अगर चार्ज है तो इससे जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कमते जाएगी ना, और कमते कमते अनंत पे जाके जीरो हो जाएगा। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र दूर जाने पे कमते कमते अनंत पे जाके स्पेस में जाके जीरो हो जाता है, वैसे ही जीरो हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य। नहीं तो मैथमेटिकली भी आप देख सकते हैं, ई का फॉर्मूला होता है KQ/r², और अगर r हमारा अनंत के बराबर हो जाए, ये अनंत, तो नीचे में अनंत का स्क्वायर के कारण ये आ जाएगा टेंड्स टू 0, पता ही है आपको, इसलिए शून्य हो जाएगा। वैसे भी समझिए कि कोई भी आवेश, कैसा भी आवेश, उससे अनंत पे चले ही जाएंगे, यानी आवेश के पकड़ से बाहर चले गए तो विद्युत क्षेत्र हमारा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया डायमेंशन का, देख लीजिए, बीमा का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन पूछा जा रहा है। डायमेंशन और यूनिट का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है।
आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा, उसका मैं क्लास लूंगा, अभी लॉन्ग सब कुछ लूंगा, पहले ये 70 में 70 सीरीज तो खत्म करूँ, लॉन्ग क्वेश्चन और सब कुछ लाऊंगा, ठीक है। तो देखिए पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या है, डायमेंशन क्या है। तो देखिए मेरे बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E बराबर एफ बाई क्यू, ठीक है। तो ऊपर में F का डायमेंशन रख दीजिए, नीचे में Q का। देखिए F का डायमेंशन क्या होता है, mLT का पावर -2 बीमा, और नीचे में चार्ज का देखिए आपने पढ़ा होगा I बराबर Q बाई टी, तो यहां से Q हो जाएगा IT, तो I का होता है A इंटू टी है इसका डायमेंशन। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेगा तो M और L, T का पावर -2 है, एक और ऊपर जाएगा तो -3, तो mLT का पावर -3 और A ऊपर जाएगा तो -1, तो mLT का पावर -3, A का पावर -1, 20 का सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो मैं देखिए, मैं रटाने वाला टीचर पहली बात तो नहीं है, दूसरी बात कि हम लोग टीचर्स हैं, बहुत सारे तो यूट्यूब पे ऐसे लोग भी दिखते हैं जो कि कहीं से गेस पेपर वगैरह से क्वेश्चन ला के और सिर्फ आंसर बताते हैं, और उनसे थोड़ा सा भी पूछ दिया जाए उनको वजह नहीं पता है, और क्या गेस पेपर का हाल है ये बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, यानी एट व्हाट एंगल इलेक्ट्रिक लाइन इंटरसेक्ट, किस एंगल पे एक दूसरे को काटती है। तो मेरे बच्चों पता ही होगा ना कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को काटवे कभी नहीं करता है, क्योंकि काटेगा तो काटने के कारण जहां पे काटा ना वहां दो दो दिशा, दो दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का संभव हो जाएगा, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, और एक ही जगह पे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन संभव नहीं, इसलिए कभी भी नहीं कट करता। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे दे रहा हूं मैं, उसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताना है भैया। देखिए क्वेश्चन, एक आवेशित चालक के सतह बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो समझिएगा मेरे बच्चों कि कोई भी चार्ज कंडक्टर है, कोई भी आवेशित चालक है, ठीक है, तो इसके सतह बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है हमेशा लंबवत, प्लस रहेगा तो इससे निकलेगा, माइनस रहेगा तो आएगा, बच्चों समझ लीजिए, माइनस रहेगा तो आएगा, लेकिन रहेगा हमेशा सतह पर लंबवत, ठीक। मान होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा, चालक सतह पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है, मान होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन, जहां सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, हिंदी में आवेश का सतह घनत्व या तलीय घनत्व, ठीक है। अच्छा, अंदर में भी कई बार पूछता है कि चालक के अंदर में विद्युत क्षेत्र जीरो क्या होता है, हमेशा जीरो, चाहे गोलाकार रहे या जैसा भी आड़ा तिरछा कैसा भी चालक रहे, अगर उसको आवेशित कर देंगे तो अंदर में हमेशा विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। तो ये दो तीन चीज मैंने बता दिया, आगे इसी पर प्रश्न है, ठीक है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा कि सतह के लंबवत होता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, पिछले पार्ट में ना 20 तक खत्म किए थे, ये दूसरा पार्ट है। अगला मेरे बच्चों देख लीजिए, प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा, प्लेलिस्ट में सबको अच्छे से अरेंज कर दिया हूं। 28 में अगला देखिए, चालक से बने असीमित आवेशित चादर के सतह के निकट, देखिएगा कह रहा है कि थीन इनफाइनाइट चार्ज सीट के नजदीक में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो चलिए इस पर भी एक चीज बता देता हूं कि देखिए, अगर कोई पतला चादर है बच्चों, तो पतला चादर के कारण नजदीक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। और वहीं अगर कोई मोटा चादर बोल दी, इस चीज को एकदम ध्यान से सुनिए क्योंकि कई बार बच्चा कंफ्यूज कर देता है। मोटा चादर में क्या होता है ना कि इधर भी चार्ज होता है और इधर भी चार्ज होता है, और दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना। तो एक के कारण आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों को जोड़ देंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। मोटे चादर के कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, पतले चादर के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मोटे कारण क्यों? क्योंकि इधर भी चार्ज होगा इधर भी चार्ज होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई चार्ज कंडक्टर है, चालक, तो अभी मैंने बताया कि उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड सतह पे लंबवत होगा, जो ही मैंने बताया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो ये तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा, पतला के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मोटे चादर के कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर कोई चालक आवेशित चालक है तो उसके सतह बिंदु पर भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ये दोनों सेम होता है ये दोनों, और पतले के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, थीन के कारण पूछ रहा है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 28 के बाद बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है किसी पतले सीट, कोई पतला सीट है जिसका घनत्व दे चुका है पृष्ठ का, देख लीजिए ये दिया है, ठीक है। तो ए बिंदु जो 5 मिलीमीटर दूरी पे है, 5 मिलीमीटर दूरी पे सीट से 5 मीटर दूरी पे, तो वहां विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो मेरे भैया 5 मिलीमीटर तो काफी नजदीक बिंदु पे हुआ ना, और हम लोग जानते हैं ना कि पतले चादर के कारण अभी पढ़े हैं कि नजदीक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान दे दिया 2 गुना 10 का पावर 17 ही है ना, हाँ ठीक है। नीचे में 2 और एप्सिलॉन नॉट का मान सबको पता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। सॉल्व करिएगा बच्चों 29 का, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, हालांकि इसका सही आंसर बी हो जाना चाहिए। और बी में भी एक चीज देखिए,
आपको ए और बी लगभग एक टाइप का लग रहा है, लेकिन यूनिट देखिए, इसका कूलम्ब पर न्यूटन है और इसका न्यूटन पर कूलम्ब है, देख रहे हैं। और आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मान, और ई का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो न्यूटन पर कूलम्ब होता है। तो होगा तो ये, लेकिन न्यूटन पर कूलम्ब, इसका सही आंसर भी होगा। वैसे एक बार चेक कर लीजिएगा आप कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन, मतलब कभी कभी यूनिट में भी फेरबदल कर सकता है बाबू, ये ध्यान दीजिए, वैल्यू सेम दे देगा और यूनिटें बदल देगा। तो विद्युत क्षेत्र अगर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी का यूनिट रखेंगे। अगला, किसी आवेशित चालक के सतह बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है? अभी मैंने बताया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बताया ना कि मोटा सीट और आवेशित चालक के कारण सेम आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अब पतला सीट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो पूछ रहा है आवेशित चालक के सतह बिंदु पे, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर अंदर पूछता तो जीरो, आवेशित चालक के अंदर में विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। चलिए वही क्वेश्चन आ गया, देखिए आवेशित खोखले गोलीय चालक, सुनिए, खोखले गोलीय चालक रहे या जैसा भी चालक रहे, अंदर में विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, ठीक है। और चाहे गोला रहे या ऐसे तिरछे रहे, खोखला रहे अंदर से या अंदर से पूरा भरा रहे, क्योंकि जब भी इसको चार्ज देंगे तो हमेशा चार्ज बाहर सतह पे जमा होता है और अंदर में विद्युत क्षेत्र हमेशा चालक, आवेशित चालक के अंदर में विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, ठीक है बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य, चाहे गोला रहे चाहे कैसा भी चालक रहे। तभी तो कहा जाता है कि जब बिजली कड़कता है ना, तो लोगों को कार में बैठने के लिए सलाह दिया जाता है, अगर कोई फील्ड वगैरह में, नहीं तो आदमी अगर बाहर खड़ा रहेगा उसके ऊपर बिजली गिर जाएगा तो मर जाएगा ना। कार के अगर अंदर बैठ जाएगा, तो कार तो चालक का बना हुआ होता है, और अंदर बैठ जाएगा तो अंदर में जब बिजली गिरेगा भी कार के ऊपर, तो अंदर वाले आदमी को डैमेज नहीं होगा, क्योंकि वो चालक का बना हुआ होता है ना, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है ना, इसीलिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, ये देखिए क्वेश्चन, अनंत लंबाई वाले आवेशित चालक के अक्ष से आर दूरी पर, समझिएगा, लंबा चालक के कारण विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। इसके पहले जो आगे क्वेश्चन देखे थे उसमें बिंदु आवेश के कारण था, अब कह रहा है कोई लंबा ऐसे चालक है, देखिए ऐसे लंबा, और इसका जो अक्ष है इससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये ध्यान दीजिए, लंबे चालक के कारण, देख रहे हैं ऐसे। तो मेरे बच्चों, लंबे चालक के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है, हम जो पढ़ाते हैं या पढ़ाए हैं आप लोग को न्यू वाले एमिंग हाई ऐप पे, 2k लेमडा बाई आर, ये वाला पढ़ाएं आप, देखिएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू याद करने में ऐसे आसान होता है, लेकिन के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। लेमडा हो गया लेमडा, लेमडा का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, रैखिक आवेश घनत्व, तो डिवाइडेड बाई आर। तो देखिए 2 से 2 कट गया तो आ जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, लेमडा बाई 2, इसका आंसर बी हो जाएगा, ये देखिए, समझ रहे हैं ना। अच्छा, एक चीज और यहाँ पॉइंट बताता हूँ कि अभी एक क्वेश्चन देखे थे कि कोई बिंदु आवेश है, तो उससे विद्युत क्षेत्र आया था के क्यू बाई आर स्क्वायर, याद करिए। और मेरे बच्चों, इसके कारण ई की वैल्यू ऐसे आई थी ना, बिंदु आवेश के कारण। अगर वही रैखिक आवेश के कारण बोल दे अनंत लंबाई का, इसके कारण, तो आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, बल्कि उसके कारण आर का होगा, देख लीजिए ऐसे होगा, आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बबुआ, आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्योंकि 2k लेमडा बाई आर है ना, ऐसा नहीं कि सावधान 22 पसेरी आर स्क्वायर रख लिए और विद्युत क्षेत्र आर स्क्वायर ही बता दिए, बिंदु आवेश के कारण होगा, रैखिक के कारण आर होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अच्छा, आ गया क्वेश्चन ऑफ द डे, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, पहले खट से बता दीजिए, इसको एक्सप्लेन मैं पहला क्वेश्चन में ही किया हूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, बताइए वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा। तो देखिए, वैद्युत फ्लक्स होता पहले क्या है, तो कोई भी अगर हमारे पास सतह है, ठीक, तो सतह पे तो आप सुने होंगे कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत होता है, ठीक है। और मान लीजिए विद्युत क्षेत्र इधर है, तो आप शायद पढ़े होंगे, जहां भी सर से पढ़े होंगे वहां की विद्युत फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश ए दोनों के डॉट गुणनफल से, ये देखिए फ्लक्स निकलता है ई डॉट ए से। तो अगर इसका एसआई मात्रक की बात करेंगे तो सोचिए, ई का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलम्ब होता है विद्युत क्षेत्र का, और क्षेत्रफल यानी एरिया का मीटर स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कूलम्ब ऊपर जाएगा तो पर कूलम्ब, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब ये हो जाएगा, ठीक है। और वैसे एक चीज और बता दूं कि ई इंटू ए है ना, तो ई का एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो वोल्ट मीटर भी मात्रक होता है फ्लक्स का, तो वोल्ट मीटर बोलिए या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब बोलिए, दोनों एक ही है, दोनों 100% एक ही है। जब वोल्ट को बदलेंगे न्यूटन में तो यही आएगा, तो दोनों अलग नहीं है, ठीक है। तो ये भी मात्रक होता है, वोल्ट मीटर याद रखिए या ये याद रखिए, ठीक है बच्चों।
फॉर्मूला याद रहेगा तो यूनिट और डायमेंशन के लिए तो आपको सोचना ही नहीं, ना मात्रक के लिए सोचना ना बीमा के लिए। जो भी फॉर्मूला याद है सबका मात्रक रख दीजिए, जिसका पूछ रहा है वो निकल जाएगा, बीमा भी पूछ जाएगा। अगला, अगर कोई आवेश किसी बंद सतह के बाहर रखा जाए, अच्छा, ये गॉस थ्योरम से संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो चलिए पहले मैं गॉस थ्योरम आपको समझाता हूं। देखिए गॉस थ्योरम क्या है कि गॉस थ्योरम के जरिए ना कोई अगर सतह हमारे चारों तरफ से बंद है, जैसे घर चारों ओर से बंद है, गोला स्फेयर चारों ओर से बंद होता है, ठीक है। देखिए वृत्त चारों ओर से बंद नहीं है सतह, वृत्त एक रेखा होता है, लेकिन गोला चारों ओर से बंद है, घन चारों ओर से बंद है, घनाभ जिसको बोलते हैं क्यूब, क्यूबाइड, ये चारों ओर से बंद है। तो गॉस का प्रमेय या गॉस थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी बंद सरफेस है, उसके अंदर अगर कोई चार्ज है, तो चार्ज से ऑब्वियस सी बात लाइन निकलेगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जिसको बोलते हैं विद्युत बल रेखा, ठीक है। कल के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब चीज पे क्वेश्चन रहेगा, देख लीजिएगा, कल वाला भी देखिएगा। सब प्लेलिस्ट में ना सबको लिस्ट बना दी, अब जाके चेक करिए ना। तो अगर हमारे पास कोई क्यू चार्ज है, तो अगर मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी बंद सतह है, देखिए गॉस पर में ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई बंद सतह है, उसके अंदर कोई क्यू चार्ज रखे, तो जो फ्लक्स होगा अंदर में जितना भी बंद चार्ज है, जितना भी बंद चार्ज, उसका 1/σ0 गुना होगा। यही कहता है गॉस प्रमेय। यानी कि फ्लक्स की वैल्यू आ गई क्यू बंद अब बटा σ0, यही कहता है गॉस प्रमेय, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि अगर आवेश को बाहर रखा जाए, देख लीजिए, इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द इनक्लोज सरफेस, तो अगर चार्ज को यहां न रख के बाहर रख देंगे तो अंदर में तो कोई बंद आवेश होगा ही नहीं ना सतह के, तो बंद आवेश 0 है, इसलिए फ्लक्स भी हमारा 0 आ जाएगा। इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सुन, क्योंकि सतह के अंदर नहीं आवेश रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, कह रहा यदि गोलीय सतह के अंदर कोई क्यू आवेश रखा गया तो टोटल फ्लक्स कितना होगा। ध्यान कोई गोलीय सतह है और अंदर कोई क्यू आवेश रखा गया तो फ्लक्स क्या होगा, तो बंद चार्ज बटा σ0, बंद चार्ज है क्यू, क्यू बटा σ0। इसका आंसर सही बी हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन गॉस प्रमेय पे ये भी था। कभी कभी हो सकता है एग्जाम में आपको क्यू का मान दे दे और तब पूछे फ्लक्स, तो क्यू का मान रखिएगा, σ0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12 रखिएगा, आंसर निकालिएगा। वो तो आप कितने अच्छे से समझ के पढ़े उस पर डिपेंड करता है। खैर अभी मेरे पास भी मजबूरी है कि मैं आपको कम समय में जल्दी से करवा दूं, नहीं तो समझाने के लिए बैठना है तो न्यू वाला एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल करेगा। फिर से मैं कहता हूं न्यू वाला करिएगा बच्चों, जो मैंने शुरू में आपको लोगो दिखाया था वो वाला। अगला, गॉसियन सतह से निकला विद्युत फ्लक्स सतह के आकार से, देखिए क्या कर रहा है कि जो गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स निकलता है क्या वो सतह के आकार पर निर्भर करता है। जैसे अगर कोई चार्ज है ऐसे और सतह मैंने गोलीय रखा, या सतह मैंने ऐसे क्यूब रख दिया, घन रख दिया, घनाभ रख दिया, इस तरह के सतह के अंदर बंद किया, तो क्या सतह के आकार पर निर्भर करता है? नहीं, इसलिए नहीं निर्भर करता क्योंकि फ्लक्स तो बंद आवेश पर निर्भर करता है ना, बंद आवेश बटा σ0। ये देखिए अब अंदर में कितना आवेश बंद है उस पर सिर्फ निर्भर करता है। सतह गोलीय रहे, चाहे ऐसा रहे, चाहे ऐसा आकार का रहे, ये सब क्वेश्चन आ चुका है पहले एग्जाम में। एक ऐसा क्वेश्चन था कि कोई क्यू चार्ज दे दिया था, देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसके अंदर एक ऐसे सतह के अंदर बंद किया था, एक गोला के अंदर बंद किया था, एक कुछ ऐसे के अंदर बंद किया था, और पूछ रहा था कि सबसे फ्लक्स अलग होगा कि सेम होगा। तो ऑब्वियस ही बात सेम होगा, जब चार्ज सब के अंदर सेम है तो फ्लक्स भी सेम होगा, क्योंकि सतह के आकार पर निर्भर नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत आवेश Q, देखिए एक घन के केंद्र पर रखा गया, घन जानते हैं ना, क्यूब, क्यूब के केंद्र पे रखे, Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब सेंटर ऑफ क्यूब पे रखे हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्लक्स एक साइड से कितना होगा, समझिएगा। देखिए इसकी एक सतह से, चलिए गॉस प्रमेय पे संबंधित प्रश्न, ये भी नीट में पूछा गया, ये सब क्वेश्चन है नीट में पूछा गया है। ये कह रहा है आपसे मेरे बच्चों, देख लीजिए कि आपके पास एक घन है और उसके अंदर केंद्र पे कोई क्यू चार्ज रखे, तो एक सतह से कितना फ्लक्स निकलेगा। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही है, बस एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है कि इतने का चार्ज है वगैरह करके। तो कह रहा है एक सतह से फ्लक्स कितना निकलेगा। तो देखिए क्यूब के अंदर जैसे ही आवेश बंद हुआ और फ्लक्स पूछ रहा है, तो गॉस का प्रमेय लगेगा क्या, क्यू बंद बटा σ0, और क्यू बंद क्यू के बराबर है बटा σ0, तो ये फ्लक्स निकल गया। लेकिन ठहरिए, ये आंसर नहीं है, ये जो फ्लक्स निकला ये पूरे क्यू, पूरे घन से निकला,
एक सतह से कह रहा है। और क्वेश्चन का मैजिक देखिए कि चार्ज को बिल्कुल सेंटर में रखा है, केंद्र में, क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच में। तो बिल्कुल बीचों बीच में रखा था, जितना इससे फ्लक्स निकलेगा इधर वाले सतह से, उतना इधर वाले सतह से फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स मतलब विद्युत बल रेखा, इतना इधर वाले से निकलेगा, उतना इधर वाले से निकलेगा, सबसे सेम निकलेगा। और क्यूब में टोटल 6 सतह होता है। तो सोचिए कि ये जो फ्लक्स निकला गॉस प्रमेय से, तो पूरे क्यूब से निकल गया ना, 6 सतह से ना, और सबसे बराबर बराबर फ्लक्स गुजर रहा है, एक से पूछा जा रहा है, तो क्या इसी में 6 से डिवाइड नहीं कर देंगे? सोचिए, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला एक सतह से पूछ रहा था ना, तो वो जो निकला गॉस प्रमेय से तो पूरे 6 से निकला ना, एक के लिए डिवाइड कर दिया। अगला, एक गॉसियन सतह द्वारा विद्युत द्विध्रुव घिरा है। अच्छा, कोई गॉसियन सतह है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल को बंद किया गया है। डाइपोल में क्या होता है, जितने का माइनस चार्ज उतने का ही प्लस चार्ज, यही ना होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, जितने का माइनस क्यू उतने का प्लस क्यू। ठीक, तो कह रहा है कि अब इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो भैया फ्लक्स इक्वल टू तो होता है बंद चार्ज बटा सोलेनोइड। लेकिन बताइए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव में जितने का माइनस उतने का प्लस, तो टोटल बंद चार्ज तो जीरो ना हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू मिलके जीरो ना हो गया बंद चार्ज। तो बंद चार्ज 0/एप्सिलॉन, तो फ्लक्स हमारा जीरो हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आंसर बोल दीजिएगा जितने का प्लस उतने का माइनस, बंद चार्ज जीरो तो फ्लक्स जीरो। एक बार और क्वेश्चन पूछा था कि कोई बंद, ये भी पूछा गया बच्चों नीट में, और कोई बंद चार्ज गॉसियन सतह है, उसके अंदर किसी कैपेसिटर यानी संधारित्र को चार्ज करके रख दिए हैं। अब बताइए फ्लक्स, तो संधारित्र के प्लेट पे जितने का प्लस होता है उतने का माइनस, तो यहां भी जितने का प्लस उतने का माइनस, तो टोटल बंद आवेश जीरो, तो फ्लक्स भी हमारा जीरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विध्रुव में जितने का माइनस उतने का प्लस होता है ना, इसीलिए जीरो हो गया। अगला क्वेश्चन जिसमें कई सारे बच्चे गलत करते हैं, और ताज्जुब की बात है कि जो गेस पेपर या क्वेश्चन बैंक जो अवेलेबल होता है उसमें भी इसका गलत आंसर दिया रहता है। क्या देखिए, एक स्टेट कूलॉम्ब कितने कूलॉम्ब के बराबर होता है? तो देखिए समझिए मेरे बच्चों, एक कूलॉम्ब पहले 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम्ब के बराबर होता है, एक कूलॉम्ब। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है एक स्टेट कूलॉम्ब, तो जो बच्चा रट लेगा वो तो टिक मार देगा ये पे। लेकिन आप समझिए, एक कूलॉम्ब इतने स्टेट कूलॉम्ब के बराबर होता है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्टेट कूलॉम्ब कितने कूलॉम्ब के बराबर होता है। एक स्टेट के लिए इसको इधर डिवाइड में भेजेंगे तो 1/3 × 10⁻9 सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहां से आ जाएगा 1/3 × 10⁻⁹। ये देखिए, तो एक स्टेट कूलॉम्ब में इतना कूलॉम्ब होता है। तो ध्यान दे दीजिएगा एग्जाम में कि एक कूलॉम्ब में कितना स्टेट कूलॉम्ब पूछा जा रहा है, या एक स्टेट कूलॉम्ब में कितना कूलॉम्ब। ओके बच्चों, ओके, काफी अच्छा लगा बच्चों पढ़ा करके आप लोगों को। और हाँ, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर दीजिएगा, और ये सारे क्वेश्चन को लिखिएगा, और नया वाला एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल करिएगा। और टीचर डे में जो आप देते हैं ना गिफ्ट सबको, टीचर को कभी ना कभी टीचर डे सेलिब्रेट किए होंगे, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपने दोस्तों को आप बता दीजिए कि यस मनी सर अब की बार 70 मेरे यार टॉपर फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट किए हैं, और वीडियो को स्टेटस में लगा दीजिए। बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। यही कहूंगा, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए बच्चों। नया वाला ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये वाला, और मन लगा के पढ़िए, खूब लाइफ में आगे जाइए, खूब बड़ा बनिए बहादुर बच्चों जैसा। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में रेडी रहिएगा, और आप लोग का अच्छा प्यार सपोर्ट दिखाना। तो और मतलब वो तो दिख ही रहा, अगर मेरे पास थोड़ा सा और भी मैं वक्त फ्री हो तो मैं रेगुलर भी करूंगा, लेकिन खत्म पूरा जल्दी ही कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। और कॉपी में आप अच्छे से लिखते चलिएगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। बस यही कहूंगा कि बड़े भाई को याद रखिएगा। आप शेयर करें या ना करें, मैं तो आपके साथ खड़ा हूं, बाकी आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू।